नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज चीन आतंकियों की ढाल क्यों बन गया, पुतिन के किलर ड्रोन से यूक्रेन को ज़ेलेंस्की कैसे बचाएंगे, क्या बाइडेन हिटलर की राह पर चल पड़े हैं और शी जिनपिंग ने ब्रिटेन में कैसे खलबली मचा दी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन के खैरसॉन में उसकी सेना के हाथों बुरी तरह पिटने में लगे रूस को अब खुद पर बड़ा हमला होने की आशंका सता रही। खैरसॉन में रूस के नियुक्त किए गवर्नर ने बिल्कुल सीधी चेतावनी दी है कि यूक्रेन अपनी सेना जुटा रहा है और जल्द खैरसॉन पर बहुत बड़ा हमला करेगा। इस वजह से रूस ने वहां मार्शल लॉ लगा दिया है। यूक्रेन में पुतिन की सेना के नए नवेले कमांडर ने भी माना है कि खैरसॉन में हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि नौबत तो यहां तक आ गई है कि रूस ने वहां से लोगों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब रूस ने जिस खैरसॉन में रेफरेंडम कराकर उसे अपना हिस्सा घोषित कर दिया था, वहीं रूस लोगों का बोरिया बिस्तर बनवाने को है। और जब यूक्रेन में रूस की जंग का जिम्मा संभाल रहा कमांडर ही ऐसा हाल बता रहा हो, तो फिर तो खैरसॉन में रूस का भगवान ही मालिक है। सबसे अहम बात यह कि खैरसॉन यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस ने जंग की शुरुआत में ही सबसे पहले अपना झंडा गाड़ा था। इस वजह से वहीं पर रूस की सेना की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत थी। लेकिन उसी खैरसॉन में यूक्रेन की सेना ने रूस को नाको चने चबा दिए हैं। और यूक्रेन के धड़ाधड़ हमलों से बचने के लिए पुतिन की फौज मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गई है। पुतिन ने अपने जिस नए सिपह सालार को यूक्रेन में उनकी जंग की कमान सौंपी है, वो जनरल सर्गेई सुरोविकिन ही खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि खैरसॉन की लड़ाई आसान नहीं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन खैरसॉन शहर पर अंधाधुंध हाईमार्स रॉकेट बरसा रहा है। हाईमार्स भारी भरकम ट्रक पर फिट ऐसा चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर है जो बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है। इसलिए रूस के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि दुश्मन रूस की सेना के ठिकानों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। खैरसॉन में नागरिकों और रूस के सैनिकों दोनों के लिए हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन रूस की सेना खैरसॉन के लोगों को वहां से बिल्कुल सुरक्षित निकाल लेगी। मगर रूस के कमांडर ने जो कहा उसे खैरसॉन में ही रूस के गवर्नर और अधिकारी अपनी आंखों से देख रहे हैं और सीधे सीधे झेल रहे हैं। उनका तो कहना है कि खैरसॉन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अब रोके से भी नहीं रुकने वाला। खैरसॉन में रूस के तैनात किए एक अधिकारी ने लोगों को बिल्कुल साफ साफ चेताया है कि यूक्रेन की सेना बहुत जल्द वहां जबरदस्त वार करने वाली है। उन्होंने कहा कि प्लीज मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, मैं खैरसॉन शहर से जल्द निकलने को कह रहा हूं। और खैरसॉन में रूस के गवर्नर ने तो बड़े हमले के खतरे को देखते हुए खैरसॉन से यूक्रेन के नागरिकों को रूस भेजने का फैसला तक कर लिया, ताकि आम नागरिकों को यूक्रेन के हमलों से बचाया जा सके। खैरसॉन में रूस के गवर्नर ने कहा कि प्रशासन अगले 6 दिन में वहां से 50 से 60 हजार लोगों को निकालने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए रूस के कुछ इलाकों में यूक्रेन के इन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया जा रहा है। यहाँ तक की खबर है कि खैरसॉन में अगले 7 दिन तक लोगों के घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। रूस के दावों में दम इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन ने खैरसॉन में होने वाली हर हलचल पर न्यूज ब्लैकआउट लगा दिया है। मतलब कि खैरसॉन में क्या हो रहा है उसकी एक भी खबर छापी नहीं जा रही। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो खैरसॉन में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। और खैरसॉन में कुछ बड़ा तभी होगा जब यूक्रेन उसे पुतिन की मुट्ठी में से पूरी तरह आजाद करा लेंगे। खैरसॉन प्रांत से यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो होकर गुजरती है, जो कि इस प्रांत को 2 हिस्सों में बांटती है। यूक्रेन की फौज उस नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में वो रूस की सेना को 20 से 30 किलोमीटर पीछे खदेड़ भी चुकी है। नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर दक्षिण में ही खैरसॉन प्रांत की राजधानी खैरसॉन शहर है, जहां अब भी रूस का ही कब्जा है। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन से खैरसॉन शहर अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर खैरसॉन रूस के पंजे से निकला तो पुतिन की जान हलक में आ जाएगी, क्योंकि खैरसॉन से ही क्राइमिया तक जाने का जमीन का इकलौता रास्ता है। और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें पुतिन की जान बसती है। रूस ने 2014 में ही क्राइमिया को यूक्रेन से हथिया लिया था। ऐसे में खैरसॉन के छूटते ही क्राइमिया में पुतिन का सिंहासन डोलने लगेगा। उधर ईरान के आत्मघाती ड्रोन से घबराए नेटो देश यूक्रेन को उसकी काट देने की तैयारी में हैं, क्योंकि जंग के मैदान में ईरान से रूस को मिले शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में जो तबाही मचा रहे हैं उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और अब ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से निपटने के लिए नेटो ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम देने की ठान ली, ताकि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मार से यूक्रेन को बचाया जा सके और रूस के हमलों का असर कम होता चला जाए। ये वही ड्रोन हैं जिन्होंने बीते हफ्ते यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई थी। वो ड्रोन जिन पर यूक्रेन ने एक ही दिन में अपने 8 नागरिकों की मौत का ठीकरा फोड़ा।
वही शाहिद 136 जिन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में रिहायशी इलाकों से लेकर कई सरकारी इमारतों को भी खंडहर में तब्दील कर दिया। और यही कारण रहा कि कीव की तस्वीर बदलने वाले ईरान के आत्मघाती ड्रोन को मात देने के लिए नेटो देश आगे आए और ऐसा प्लान तैयार किया कि आने वाले दिनों में होने वाला रूस का हर वार खाली जाए। और वो प्लान ये है कि नेटो की तरफ से बहुत ही जल्द रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम की डिलीवरी की जाएगी, ताकि हफ्ते भर में यूक्रेन के 1/3 पावर स्टेशनों को तबाह करने वाले शाहिद 136 को नेस्तनाबूद किया जा सके। नेटो के मुताबिक यूक्रेन में ईरान के ये ड्रोन जो तबाही मचा रहे हैं, ऐसे में नेटो देशों को अब आगे आना ही होगा, ताकि एंटी ड्रोन सिस्टम को जल्द से जल्द यूक्रेन को सौंपा जा सके और पुतिन के सैनिकों के सामने बौनी पड़ रही जेलेंस्की की सेना की ताकत बढ़ सके। हालांकि नेटो यूक्रेन को कितने एंटी ड्रोन सिस्टम देगा ये नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर है कि ये सिस्टम जितनी जल्दी जेलेंस्की की फौज को मिलेगा उतना कम नुकसान यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रूस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। रोजाना यूक्रेन के किसी न किसी इलाके में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जमकर तबाही मचा रहे हैं। इन ड्रोन की खास बात यह है कि शायद 136 अपने टारगेट को मिटाने के बाद खुद का खात्मा भी कर लेते हैं। वैसे ईरान की तरफ से कभी यह नहीं माना गया कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन भेजे हैं, बल्कि ईरान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि वो जंग में उतरे किसी भी देश को हथियार देने के मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान का मानना यह है कि किसी भी देश की सैन्य मदद का मतलब है जंग का लंबा खिंचना, जो ईरान नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि ईरान ने रूस को शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई की, बल्कि यूक्रेन ने ईरान से रूस को मिले आत्मघाती ड्रोन की संख्या पर दावा ठोक दिया और यह बताया कि शाहिद 136 की पहली खेप के तौर पर ईरान ने रूस को हजारों ड्रोन भेजे। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस को ईरान से 1750 शाहिद 136 ड्रोन मिले, जिसके बाद रूस ने और आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर ईरान को दिया, क्योंकि ये ड्रोन बाकी ड्रोन की तुलना में सस्ते हैं। एक ड्रोन की कीमत $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 16 लाख रुपए बताई गई। लेकिन जंग में ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन के छक्के भी छुड़ा रखे हैं, जिनके खिलाफ अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया और ये चेतावनी दे डाली कि अगर ईरान ने इसी तरह रूस की मदद करना जारी रखा तो वो ईरान पर किसी भी तरह के बैन लगाने से नहीं चूकेगा। क्योंकि हाल ही में यह खबर आई थी कि ईरान जल्द ही रूस को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें देने वाला है, जिनका इस्तेमाल पुतिन की सेना युद्ध के मैदान में करेगी। इसीलिए ईरान के हथियारों की जंग में एंट्री पर अमेरिका ने गहरी चिंता जताई और इस पर अमेरिका ने ब्रिटेन से भी बात की। खबर है कि बातचीत के दौरान पश्चिमी देशों के यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, इन दोनों देशों ने मिलकर ईरान को घेरने की बड़ी तैयारी भी कर ली और उसके खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि ईरान को हथियार बेचने के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में घेरने का प्लान बना लिया। वहीं जेलेंस्की ने रूस को यह धमकी दे डाली कि ईरान के ड्रोन से वो यूक्रेन का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया कि जंग में शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल रूस के सैन्य और राजनीतिक दिवालियापन को दिखाता है, जबकि रूस ने युद्ध में ईरान के आत्मघाती ड्रोन के इस्तेमाल पर अब तक चुप्पी साधी हुई है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन में तबाही मचा रहे ईरान के ड्रोन को रूस ने और खतरनाक बना दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने ईरान से खरीदे गए शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन की मदद से पिछले दिनों कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया था और उसने वहां ऐसा कहर बरपाया कि कई इमारतों का नामो निशान मिट गया। सड़कों से आग के बवंडर उठते दिखे। दावा किया गया कि पुतिन की फौज ने क्राइमिया ब्रिज की तबाही का बदला लेने के लिए अकेले कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिनसे पूरा शहर थर्रा उठा। लेकिन इन हमलों में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी कमजोरी भी सामने आ गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अलग अलग हमलों में इस्तेमाल किए गए करीब 85% शाहिद 136 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर मार गिराया था। इसके बावजूद यूक्रेन को दहलाने के लिए पुतिन इस घातक ड्रोन का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि खबर है कि रूस पहले ही बड़ी संख्या में ईरान से ये ड्रोन खरीद चुका है। इसीलिए रूसी सेना ने शाहिद 136 ड्रोन को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके तहत इसकी कमजोरी बन चुके जीपीएस सिस्टम को हटा दिया गया, जिसका इस्तेमाल ईरान का यह आत्मघाती ड्रोन अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए करता है। लेकिन यही जीपीएस सिस्टम यूक्रेन पर हमले के दौरान इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि यह अमेरिका की तकनीक है। इसीलिए अमेरिका से मिले एंटी ड्रोन जैमर की मदद से जेलेंस्की की फौज ने इसे जमीन पर गिरा दिया और कहा जा रहा है कि रूस ने अब इस ड्रोन को अपने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुतिन की फौज जीपीएस के सिग्नल जैम होने पर भी इसकी मदद से यूक्रेन में अपने टारगेट को आसानी से निशाना बना सकेगी।
मतलब ये कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं और शाहिद 136 ड्रोन ज़ेलेंस्की के लिए आने वाले दिनों में भी बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, जिसे ईरान कामिकाज़े ड्रोन कहता है, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। यानी ये ड्रोन सिर्फ बम बरसाता नहीं है, बल्कि खुद एक बम की तरह है जो दुश्मन के ठिकाने पर गिरकर उसे तबाह कर देता है। इसीलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। दावा है कि इसकी मदद से 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी निशाना बनाया जा सकता है और रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन विस्फोटक से लैस होता है, जो यूक्रेन से पहले सऊदी अरब के जद्दा में यमन के हूथी विद्रोहियों पर भी कहर बनकर टूट चुका है। इधर पैरोल पर जेल से बाहर आए रेप के दोषी राम रहीम के एक ऑनलाइन सत्संग में करनाल की मेयर रेणु बाला भी पहुंच गई। यूपी के बागपत में मौजूद बरनावा आश्रम से राम रहीम ने यह ऑनलाइन सत्संग किया था और करनाल में भी इसे दिखाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां शहर की मेयर रेणु बाला समेत कई बड़े नेता पहुंच गए। स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था, उससे करनाल आगे बढ़ा है। राम रहीम की पैरोल को आगामी पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर ग्रीस से तनातनी के बीच तुर्की के सैकड़ों सैनिकों ने जोरदार अभ्यास किया। राजधानी अंकारा में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में घातक हथियारों के साथ तुर्की के 800 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी ताकत दिखाई और उन्होंने बता दिया कि अगर ग्रीस से जंग हुई तो वो दुश्मन को तबाह कर देंगे। इस मिलिट्री ड्रिल में तुर्की ने अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। जमीन हो या फिर आसमान, तुर्की के जवानों ने हर जगह से ऐसे हमले किए जैसे वो सचमुच की जंग लड़ रहे हों। उनकी आग उगलती मशीन गनों से इतनी गोलियां बरसीं कि सामने बनाए गए टारगेट पल भर में धराशायी हो गए। तुर्की ने इस मिलिट्री ड्रिल में टैंक और तोपों से भी जंग का अभ्यास किया। उसकी सेना ने तोप से गोले दागकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही अभ्यास के दौरान तुर्की के जवानों ने लॉन्चर से एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। जहां ये रॉकेट गिरे वहां जमीन पर आग का बवंडर जैसा उठता दिखाई दिया। लेकिन तुर्की की सेना के जवान यहीं नहीं रुके, उन्होंने आसमान में भी अपनी ताकत दिखाई। इसके लिए तुर्की ने अपने सबसे आधुनिक और बेहद घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर T-129 A-TAC को मिलिट्री ड्रिल में उतार दिया, जिसके बाद एक या दो नहीं बल्कि कई लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने वहां मिसाइलें बरसा दी। T-129 A-TAC हेलीकॉप्टरों की गिनती दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है। ये इतनी तेजी से हमला करते हैं कि दुश्मन को संभलने का वक्त तक नहीं मिलता। इनसे बरसाई गई मिसाइलें बेहद सटीक निशाना साधती हैं और पलक झपकते ही टारगेट को खत्म कर देती हैं। तुर्की की वायुसेना में पहली बार 2014 में इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया था। इसके बाद से अब तक 70 T-129 A-TAC हेलीकॉप्टरों को तुर्की की वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। ये एक बार में 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकते हैं, जबकि इनमें 5 टन तक गोला बारूद लोड किया जा सकता है। और इसीलिए तुर्की ने ग्रीस को अपने इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का दम दिखाया। लेकिन इस सैन्य अभ्यास के बाद तुर्की ने जो किया वो ग्रीस के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है, क्योंकि दोनों देशों में बढ़ रहे तनाव के बीच तुर्की ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया और उसने दावा किया कि समंदर किनारे से दागी गई मिसाइल सटीक निशाने पर जाकर लगी। तुर्की ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया वो छोटी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे तुर्की ने समंदर किनारे बने एयरपोर्ट से समंदर के ऊपर छोड़ा। तुर्की के मुताबिक उसने पहली बार शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो सफल रहा। उसने दावा किया कि उसकी टेफन नाम की मिसाइल 300 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इससे पहले तुर्की के पास सिर्फ ऐसे रॉकेट थे जिनसे महज 150 से 180 किलोमीटर दूर तक ही वार किया जा सकता था। लेकिन अब इस मिसाइल के सफल परीक्षण से उसकी सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। इसी वजह से उसके हौसले बुलंद हो गए। मिसाइल ने टारगेट को हिट किया तो तुर्की ने ग्रीस को आंखें दिखानी शुरू कर दी और वहां के मीडिया में लिखा गया कि ग्रीस टेफन मिसाइल की जद में है। यानी तुर्की जिस दिन भी चाहेगा वो ग्रीस को अपनी मिसाइलों की मार से दहला देगा। उसकी मिसाइल ग्रीस में तबाही मचा देगी। तुर्की ने दावा किया कि उसने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया उसकी नजर ग्रीस के चप्पे चप्पे पर है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक टेफन ने 561 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को मार गिराया। यानी अब तुर्की के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो ग्रीस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अभी तक अपने सैन्य अभ्यास से ग्रीस को डरा रहे तुर्की ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से उसके खौफ को बढ़ा दिया। और ग्रीस भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि तुर्की उसके खिलाफ जोरदार तैयारियों में जुटा है।
इसी वजह से वो भी तुर्की को जवाब देने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, जिसके लिए कुछ रोज पहले ही उसने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को आधुनिक और खतरनाक बनाने के लिए अमेरिका के साथ बड़ी डील कर ली। क्योंकि ये लड़ाकू विमान दुश्मनों का काल माने जाते हैं, इसीलिए तुर्की को जवाब देने के लिए ग्रीस इन विमानों को ज्यादा घातक बनाने में जुट गया, जिसके लिए उसने अमेरिका से बड़ी डील की। और इस डील के तहत अमेरिका से 2 फाइटर जेट तैयार होकर कुछ दिनों पहले ही ग्रीस पहुंच गए थे, जिसके बाद अब ग्रीस की वायुसेना दुनिया की चुनिंदा एयरफोर्स में शामिल हो गई, जो अमेरिका से मिले घातक फाइटर जेट से लैस है। क्योंकि अमेरिका ने F-16 का वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को मुहैया करवाया है। ग्रीस ने दावा किया कि उसने इन विमानों को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका के साथ $150 करोड़, मतलब भारतीय रुपयों में करीब 11,800 करोड़ की डील की है, जिसके तहत उसे अभी 81 एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट और मिलेंगे, जिसके बाद उसकी वायुसेना की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो किसी भी हमले का आसानी से जवाब दे पाएगी। ऐसे में तुर्की को ग्रीस पर कोई भी मिलिट्री एक्शन लेने से पहले कई बार सोचना होगा। क्योंकि ग्रीस को जो F-16 लड़ाकू विमान अपग्रेड होकर मिलने वाले हैं, उनकी गिनती दुनिया के बेहद आधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। इनमें बेहद घातक बम और हवा से जमीन पर और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लोड किया जा सकता है, जो इन्हें और भी खूंखार बना देता है। और इनके रेडार इतने शक्तिशाली होते हैं जो एक साथ कई टारगेट का पता लगा लेते हैं। साथ ही इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मानी जाने वाली हार्पून एंटीशिप मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। और ये बात तुर्की भी जानता है कि हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना किसी बड़े खतरे से कम नहीं। इधर बिहार के किशनगंज जिले में सरकारी स्कूल में कश्मीर को अलग देश बताने पर बवाल मच गया। 7वीं की परीक्षा में इससे जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसमें छात्रों को कश्मीर को अलग देश बताने वाले प्रश्न का जवाब देना था, जिस पर विवाद हो गया। थोड़ा सा भूल चूक हुआ है, मानवीय भूल हुआ है उसमें। हंगामा बढ़ा तो प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। उधर चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए ताइवान ने शक्ति प्रदर्शन किया। उसकी सेना ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की, जिसमें टैंक, तोप और मोटर की ताकत को परखा गया। और समंदर के किनारे उसकी सेना के टैंक जमकर गरजे। ताइवान की सेना के टैंकों ने समंदर की तरफ निशाना साधकर ताबड़तोड़ गोले बरसाए। एक जगह तो कई टैंक एक लाइन में खड़े होकर गोले दागते नजर आए। ताइवान ने दावा किया कि उसकी सेना ने हवा में उड़ने वाले टारगेट को ढेर करने का भी अभ्यास किया। इस दौरान वहां चीन के हमले जैसे हालात बनाए गए। ऐसे दिखाया गया कि चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान ताइवान पर हमले के लिए पहुंचे हों, और फिर अपने दुश्मन के नकली हमले का जवाब देने के लिए ताइवान की सेना ने मशीन गन से गोलियां बरसाईं, मोटर दागे और टैंकों से गोले छोड़े। और चीन को यह दिखाने की कोशिश की कि अगर उसने हमला किया तो ताइवान से उसे करारा जवाब मिलेगा। हालांकि चीन के तेवर भी कम नहीं हुए। वो ताइवान को तो डरा ही रहा है, उसने अमेरिका को भी एक बार फिर चेतावनी दे दी और साफ कह दिया कि उसकी मिसाइलें अमेरिका के लिए भी तैयार हैं। चीन के रक्षा मंत्री ने धमकी दी कि अगर अमेरिका उसके और ताइवान के बीच कूदा तो अंजाम बुरा होगा, क्योंकि चीन की सेना बाइडेन की फौज से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए उसकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी चीन जिस तरह से ताइवान को पिछले 2 महीनों से अपनी ताकत से डरा रहा है, वैसा ही वो अब अमेरिका के साथ भी कर रहा है। जबकि अमेरिका कई बार उसे यह बता चुका है कि ताइवान के खिलाफ उसकी एक भी हरकत से दक्षिण चीन सागर जंग का अखाड़ा बन जाएगा, क्योंकि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन अमेरिका की बात सुनना तो दूर, चीन उल्टा उसे ही जंग की चेतावनी दे रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में द मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया और इस दौरान पीएम मोदी का शिक्षकों ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया। विकसित गुजरात के निर्माण की तरफ ये एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ उनके क्लासरूम में बैठकर बातचीत भी की। इस बीच रूस के परमाणु हमले की धमकी से यूक्रेन का पड़ोसी और नेटो का सदस्य पोलैंड इस कदर खौफजदा है कि उसने हथियारों का जखीरा जुटाना शुरू कर दिया। खबर है कि वो दक्षिण कोरिया के साथ घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदने की बड़ी डील करने की तैयारी में है, जिसके तहत उसे बड़ी संख्या में K239 चुनमू मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मिलेंगे, जो एक बार में 36 गाइडेड रॉकेट दाग सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों, पुलों और रनवे को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखते हैं। और पोलैंड इन घातक रॉकेट लॉन्चर को जल्द से जल्द अपनी सेना के बेड़े में शामिल करना चाहता है, ताकि रूस का हमला होने पर इनकी मदद से उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। खबर है कि वो दक्षिण कोरिया से 288 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा, जिसके लिए दोनों देशों के बीच करीब $600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ की डील होने वाली है। इससे पहले पोलैंड दक्षिण कोरिया को बड़ी संख्या में टैंक,
हॉवित्जर और फाइटर जेट की डिलीवरी का ऑर्डर दे चुका है। और रूस से उसके डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपनी जमीन पर अमेरिका के परमाणु बम तैनात करने तक के लिए हामी भर दी, ताकि अगर पुतिन परमाणु बम गिरा दें तो पोलैंड भी जवाबी हमला कर सके। असल में पोलैंड के पास ऐसे आधुनिक हथियार नहीं हैं जिनकी मदद से वो रूस के परमाणु हथियारों की टक्कर ले सके। इसीलिए उसने नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका से बातचीत भी शुरू कर दी। और उसकी टेंशन जायज भी है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही खुलकर वो यूक्रेन के साथ खड़ा है। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले जिन आधुनिक और घातक हथियारों से यूक्रेन पुतिन की फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है, वो सभी पोलैंड से होकर गुजरे हैं। और यही पोलैंड के डर की सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि पुतिन लगातार ये कहते रहे हैं कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा साबित होंगे उनके लिए नेटो देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। और अगर पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी हकीकत में बदल गई तो उसका पहला शिकार पोलैंड बन सकता है, क्योंकि रूस और पोलैंड के बीच की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। यानी पोलैंड पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में है। वो अलग बात है कि पोलैंड और रूस एक दूसरे के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन पोलैंड की करीब 500 किलोमीटर लंबी सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां अपने कब्जे वाले इलाकों से भी रूस उसे निशाना बना सकता है। पोलैंड के डरने की एक और वजह है, वो ये कि वो नेटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का हिस्सा, और ये दोनों ही रूस के दुश्मन बने बैठे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हरा दिया। इस चुनाव में दोनों नेताओं के नाम सामने आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि खड़गे को जीत मिल सकती है। और जैसे ही उन्हें जीत मिली, उनके समर्थक जश्न मनाने में जुट गए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जमकर जश्न मनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने के लिए उनके घर पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे। यही नहीं, शशि थरूर ने भी उनसे मुलाकात कर जीत की बधाई दी। हालांकि उन्होंने वोटों की गिनती के बीच कांग्रेस की इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, जिस पर मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें सफाई दी। इसका पॉइंट बाय पॉइंट इसमें जवाब तैयार करके दिया गया हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। वहीं 416 वोट अमान्य हो गए। इस बीच खबर है कि जापोरिजिया परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाने की यूक्रेन की कोशिश फिर नाकाम हो गई। यूक्रेन में मौजूद यूरोप के इस सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना ने मार्च में ही कब्जा कर लिया था। और तब से जापोरिजिया परमाणु प्लांट के पास भीषण युद्ध चल रहा है। करीब 8 महीनों से यूक्रेन के सैनिकों ने इस परमाणु प्लांट को रूस के चंगुल से छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कभी मिसाइलों से तो कभी जमीनी हमले करके वो रूस के सैनिकों को खदेड़ने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि रूस की सेना ने हर बार उनके हमलों को नाकाम कर दिया और जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन जेलेंस्की की सेना भी हार मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर जापोरिजिया परमाणु प्लांट को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। और इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर परमाणु प्लांट पर कब्जा करने के लिए वहां हमला बोला। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना और पुतिन के सैनिकों के बीच कई घंटों तक भीषण युद्ध चलता रहा। और इस दौरान परमाणु प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में बमों और मिसाइलों की बारिश होती रही, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने ऐसा पलटवार किया कि यूक्रेन के सैनिकों को परमाणु प्लांट से अपने कदम पीछे खींचने पड़े। बताया गया कि परमाणु प्लांट और शहर के कुछ इलाकों पर कब्जा करने के लिए जेलेंस्की की सेना ने पूरी तैयारी से हमला किया था। लेकिन इस बार भी जापोरिजिया परमाणु प्लांट से रूसी सेना को खदेड़ने की कोशिश यूक्रेन की फेल रही है, क्योंकि पुतिन की सेना को वक्त रहते ही इस बात की भनक लग गई थी कि परमाणु प्लांट पर हमला होने वाला है। रूस का दावा है कि प्लांट पर यूक्रेन के हमले की खबर लगते ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें फंसकर जेलेंस्की के सैनिक पस्त हो गए और उन्हें उल्टे पैर वहां से भागना पड़ा। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब जापोरिजिया परमाणु प्लांट को रूस से छीनने के लिए उस पर यूक्रेन ने हमला किया था। इसी महीने के पहले हफ्ते में भी यूक्रेन के सैनिकों ने प्लांट पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी और वहां पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से एक ताकतवर हमला बोला था। लेकिन उस वक्त भी रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया था। रूस की तरफ से यह दावा किया गया था कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने आए यूक्रेन के 30 से ज्यादा सैनिकों को उसकी सेना ने ढेर कर दिया था। रूस के मुताबिक उस दौरान यूक्रेन के सैनिक नीपर नदी के रास्ते से अटैक की तैयारी में थे। इसके लिए जेलेंस्की के जवान नावों में सवार होकर जापोरिजिया तक पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि वो परमाणु प्लांट के पास पहुंचकर हमले को अंजाम दे पाते, वो रूस के जाल में फंस गए। दावा किया गया कि रूसी सेना ने नदी में मौजूद यूक्रेन की सेना की नावों पर बम बरसा दिए, जिसमें उसके कई सैनिकों की मौत हो गई थी।
जबकि पिछले दिनों यूक्रेन ने यह दावा किया था कि ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर पुतिन की फौज का नहीं बल्कि कादिरव के लड़ाकों का कब्जा है। यूक्रेन के मुताबिक इसी बात से उस इलाके में रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि कादिरव के लड़ाके इतने खूंखार और बेरहम हैं कि जरूरत पड़ने पर वो प्लांट को तबाह भी कर सकते हैं और वहां भी वैसी ही तबाही मचा सकते हैं जैसी उन्होंने मारियोपोल में मचाई थी। तब चेचन लड़ाकों के निशाने पर था अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट, जिस पर कब्जा करने के लिए कादिरव के लड़ाकों ने शहर को शमशान में बदल लिया था। स्टील प्लांट ही वो जगह बची थी जहां मारियोपोल में यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने वहां इतना भीषण हमला बोला था कि ज़ेलेंस्की की फौज ने घुटने टेक दिए थे। यूक्रेन का दावा है कि कादिरव के वही बेरहम लड़ाके ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में भी बैठे हैं। मतलब यह कि यूरोप का यह सबसे बड़ा परमाणु प्लांट कभी भी यूक्रेन के लोगों के लिए मौत का प्लांट बन सकता है। ऊपर से प्लांट के पास यूक्रेन और रूस की सेना के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी है, उससे यूरोप समेत दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि डर यह है कि प्लांट के करीब दागी जा रही मिसाइलें अगर अपने निशाने से चूकी तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना असंभव होगा। यानी अगर एक भी मिसाइल परमाणु प्लांट से टकराई तो रेडिएशन न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि उसके आसपास के कई देशों को भी लील जाएगा। यही वजह है कि IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ लगातार इस कोशिश में जुटे हैं कि परमाणु प्लांट के करीब जंग खत्म की जाए। यही नहीं, उन्होंने कई बार इस बात पर भी चिंता जताई कि ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट की पावर सप्लाई को भी बार बार रोक दिया जा रहा है और यह भी एक बड़े खतरे की आहट है। इधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला T20 वर्ल्ड कप का दूसरा प्रैक्टिस मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। यह मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना था, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। भारत ने अपने पहले वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया था। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी का फायदा उठाकर उनका पड़ोसी ईरान इलाके में अपनी पावर गेम खेलने में लगा है। ईरान ने अजरबैजान और आर्मेनिया से लगने वाले अपने बॉर्डर के पास बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, जिसके सामने आए वीडियो में एक रेगिस्तान में दूर दूर तक जहां तक नजर गई ईरान के टैंकों का लंबा चौड़ा बेड़ा नजर आया। ऐसे टैंक जो अगर एक बार दहाड़ दें तो दुश्मन पानी भरने लगे। सामने ईरान के अटैक हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार खड़े दिखे। तस्वीरों में ईरान के सैकड़ों सैनिकों की फौज भी लोहा मनवाने के लिए बेताब थी। ईरान, अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है। अजरबैजान से ईरान की बनती नहीं और इस जंग में वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है। ऐसे में दोनों के पास अपनी सीमा पर मिलिट्री ड्रिल करके ईरान अपने पड़ोसियों को पैगाम देना चाहता है। आर्मेनिया को शांति और दोस्ती का पैगाम और अजरबैजान को अपनी हद में रहने का पैगाम कि अगर उसने ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो करारा जवाब मिलेगा। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में दफ्तर की कुर्सी पर बैठे एक जिम ट्रेनर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाते नजर आए। वीडियो में दिखाई दिया कि कुर्सी पर बैठा ट्रेनर किसी से बात कर रहा था। अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस बीच खबर है कि परमाणु युद्ध की आशंका से ब्रिटेन इतना डर गया कि उसने रूस की जासूसी शुरू कर दी और अपना एक जासूसी विमान ब्लैक सी के ऊपर जांच के लिए भेजा, क्योंकि ब्रिटेन को डर है कि उस इलाके में पुतिन परमाणु बम फोड़ सकते हैं और वो ये विस्फोट ब्लैक सी के आसपास करने वाले हैं। ब्रिटेन ने इस आशंका से इतना घबराया कि उसने रूस में चल रही परमाणु हलचल की जासूसी शुरू कर दी, क्योंकि खबर है कि ब्रिटेन ने 2 लड़ाकू विमानों की निगरानी में अपना एक जासूसी विमान ब्लैक सी के ऊपर भेजा, जहां उसने निगरानी की और क्राइमिया के बिल्कुल नजदीक तक जाकर लौट आया। ब्रिटेन ने जो जासूसी विमान भेजा उसे न्यूक स्निफर कहते हैं, यानी एक ऐसा विमान जो ये पता लगा सकता है कि कहीं परमाणु हमले की तैयारी तो नहीं हो रही। यानी पुतिन के तेवर से ब्रिटेन और अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश थर-थर कांप रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि पुतिन लगातार ये जता रहे हैं कि वो अपने इलाकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, फिर चाहे उन्हें परमाणु बम ही क्यों ना फोड़ना पड़े। और माना जा रहा है कि इसी वजह से ब्रिटेन का न्यूक स्निफर ब्लैक सी पर नजर रखने पहुंच गया। ब्रिटेन ने अपना जो न्यूक स्निफर भेजा है उसका नाम है RC-135W, जो ये पता लगा सकता है कि वातावरण में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ तो नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो ये विमान हवा में रेडिएशन को सूंघ सकता है और इसी वजह से इसे ये पता लगाने भेजा गया कि ब्लैक सी के आसपास पुतिन का अगला प्लान क्या है, क्योंकि ब्लैक सी वो इलाका है जिसमें रूस किसी का दखल नहीं चाहता और अगर किसी ने वहां अपनी टांग अड़ाई तो वो उसे सबक सिखाकर दम लेगा। ब्लैक सी 6 देशों से घिरा है और ये 6 देश हैं यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, तुर्की, जॉर्जिया और रूस। लेकिन जिस वजह से रूस इस पर अपना अकेला अधिकार चाहता है वो है इसका
आर्थिक महत्व, क्योंकि ब्लैक सी रूस के लिए यूरोप में आर्थिक गतिविधियों का एंट्री गेट है। यही नहीं, यहां से रूस भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बना सकता है। रूस ब्लैक सी को एक बफर जोन मानता है और इस इलाके में किसी बाहरी देश के दखल का विरोध करता है। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की नजर ब्लैक सी पर है और कुछ महीने पहले अमेरिका ने अपनी सीमा से करीब 7,000 किलोमीटर दूर इस समंदर में अपनी ताकत दिखाई थी और माना जा रहा है कि रूस तभी से चिढ़ा हुआ है। क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद तो उसने ब्लैक सी पर पहरा बढ़ा दिया है, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज काला सागर को अजोव सागर से जोड़ने वाली कर्च स्टेट पर बना है और उस ब्रिज पर अटैक ने पुतिन को मजबूर कर दिया कि वो ब्लैक सी पर पहरा कड़ा कर दें। माना जा रहा है कि इसी वजह से ब्रिटेन ने अपना न्यूक स्निफर ब्लैक सी पर भेजा, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को लग रहा है कि पुतिन ब्लैक सी के नजदीक परमाणु बम फोड़ने वाले हैं। यही नहीं है, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसी डर ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री को अमेरिका का खुफिया दौरा करने पर मजबूर कर दिया। खबर है कि अपने इस दौरे में उन्होंने ब्लैक सी के इर्द गिर्द परमाणु विस्फोट की आशंका पर बात की, क्योंकि ब्रिटेन के एक दूसरे मंत्री ने इशारा किया था कि यह दौरा उस मुद्दे पर है जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। मतलब साफ है कि अमेरिका पर्दे के पीछे से ब्रिटेन के जरिए रूस की जासूसी करवा रहा है, क्योंकि उसकी नजर ब्लैक सी पर है और अमेरिका को लग रहा है कि पुतिन वहां कुछ बड़ा करने वाले हैं। और हो सकता है कि पुतिन का वो बड़ा काम परमाणु विस्फोट हो। बाइडेन की यह दलील भी है कि यूक्रेन में जीत को तरस रहे पुतिन बौखलाहट में परमाणु बम फोड़ सकते हैं। यानी नेटो माने या न माने, वो पुतिन से डरता है। तभी वो किसी न किसी तरह से ये पता लगाने की कोशिश में है कि पुतिन कब, कहां, कैसे और क्या करने वाले हैं, क्योंकि पुतिन ने धमकी तो दे दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो धमकी को हकीकत में कब बदलेंगे। इधर मुंबई के बोरीवली इलाके से पुलिस ने फिल्मी अंदाज में लुटेरों के एक गिरोह को दर दबोचा। बताया गया कि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देते थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने बाकायदा जाल भी बिछाया, मगर लुटेरों को भनक लग गई। फिर तो चोर आगे आगे और पुलिस उनके पीछे पीछे दौड़ती दिखाई दी। सड़क पर चोर पुलिस के बीच चल रहे इस खेल का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें पहले तो पुलिस वाले बिना वर्दी पहने लुटेरों का इंतजार करते नजर आए। इसी बीच एक आरोपी ने लूटपाट की कोशिश की तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, जिसे देख वहां मौजूद बाकी बदमाश घबराकर भागने लगे। लेकिन एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और एक आरोपी का कॉलर पकड़कर खींच लिया। फिर पुलिस ने उसे दबोच लिया। उनके पास कटर मिले, उनके पास मोबाइल मिले और उनके पास बेस्ट का पास मिला। बताया गया कि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो 5 दिन पहले ही जेल से छूटे थे। और खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को जवाब देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने एक बार फिर जंग का अभ्यास किया। आशंका यह जताई जा रही है कि किम अपने दुश्मन देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाल ही में उन्होंने 2 ऐसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जिनमें परमाणु हथियार भी लोड किए जा सकते हैं। इन मिसाइल परीक्षणों के बाद से ही यह माना जाने लगा कि किम न्यूक्लियर हमले की तैयारी में, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें तो वो इस महीने में कई बार दाग चुके हैं। मतलब ये कि किम लगातार आक्रामक मोड में है। पिछले दिनों तो उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों की भी ताकत दिखाई थी। उस दौरान पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि किम के 10 फाइटर जेट दक्षिण कोरिया की सीमा के पास तक पहुंच गए थे। इसी वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर युद्ध का अभ्यास किया और इसके जरिए यह चेतावनी भी दी कि अगर जंग हुई तो दुनिया के नक्शे से उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन दावा है कि किम मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो एटम बम फोड़ने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसी वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम पर नकेल कसने के लिए उत्तर कोरिया की सीमा के पास एक बार फिर मिलिट्री ड्रिल की। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन पर आसमान से बमों की बारिश करते दिखे। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने नदी पार करने का भी अभ्यास किया। मिलिट्री ड्रिल में कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मनों को तबाह करने वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी नजर आए, जिन्होंने जंग के मैदान में दुश्मन के परखचे उड़ाने की अपनी ताकत को भी परखा। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ऐसी मिलिट्री ड्रिल की। कुछ रोज पहले दोनों देशों ने समंदर में किए गए एक ड्रिल का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें दक्षिण कोरिया और अमेरिका के 8 लड़ाकू विमान येलो सी में दुश्मनों पर बमों की बारिश करते दिखे थे। इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर 4 घातक मिसाइलें भी दागी थीं जो जापान सागर में गिर गई थीं। असल में 5 अक्टूबर को किम ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जो जापान के ऊपर से होकर प्रशांत महासागर में गिरी थी। जवाब के तौर पर दक्षिण कोरिया ने इस ड्रिल के दौरान जमीन से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें दागी थी। और अब एक बार फिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की सीमा के पास जंग का अभ्यास कर ये जता दिया कि किम उन्हें कमजोर समझने की गलती न करें। इधर हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई। कांग्रेस ने 46 और बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया
और लिस्ट जारी होते ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया। बीजेपी ने 11 मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका दिया, जबकि कांग्रेस में एक मौजूदा विधायक का टिकट कटा। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इस बीच खबर है कि जंग में रूस को दहलाने के लिए यूक्रेन एक घातक हथियार बनाने में जुटा है। इन दिनों पुतिन की सेना यूक्रेन पर आसमान में ऐसी आफत बरसा रही है कि जेलेंस्की की फौज को हालात संभालने का मौका तक नहीं मिल रहा, क्योंकि जब तक यूक्रेन के सैनिक कुछ समझ पाते हैं तब तक ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन तबाही मचा चुके होते हैं। यही वजह रही कि जंग में रूस के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहे शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन के कई शहरों की तस्वीर बदल कर रख दी। कहा जा रहा है कि ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन का तोड़ अब यूक्रेन ने निकाल लिया है। खबर है कि यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार को बना रहा है, जिसका काम आखिरी चरण में है और उसे बहुत जल्द ही रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतार दिया जाएगा। दावा है कि उसके आगे पुतिन की फौज टिक नहीं पाएगी और उसे युद्ध का मैदान छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार से निशाना दागने का मतलब रूस के कई शहरों में भारी तबाही मचाना है। अपने इसी इरादे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूक्रेन जोर शोर से काम कर रहा है, जिसे पश्चिमी देशों से भी मदद मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन अपने इस हथियार को तो बना ही रहा है, साथ ही उसे पश्चिमी देशों से भी लंबी दूरी तक जाकर हमला करने वाले हथियार मिलने वाले हैं। यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन की सैन्य ताकत दोगुना होने वाली है। खबरें हैं कि जिस हथियार को तैयार करने में यूक्रेन जुटा है वो 1000 किलोमीटर की रेंज में मौजूद दुश्मन पर हमला बोल सकता है और उसका वजन 75 किलो है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस में तबाही मचाने से पीछे नहीं हटेगा और पुतिन की फौज ने यूक्रेन में घुसकर उसका जो हश्र किया, रूस में वैसे ही हालात जेलेंस्की दूर बैठे बना सकेंगे। और यही वजह थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि इस तरह के हथियार देने का मतलब है सीधे तौर पर उसका जंग में कूदना और जंग का लंबा चलना। साथ ही रूस ने यूक्रेन और नेटो को ये धमकी भी दी थी कि वो परमाणु हमले से परहेज नहीं करेगा। ऐसे में जब लंबे इंतजार के बाद जेलेंस्की को अमेरिका से लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार मिलने की हरी झंडी नहीं मिली, तो उन्होंने यूक्रेन में ही इस तरह के घातक हथियार को तैयार कर दिया। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम देने के वादे को बनाए रखा और अमेरिका के हाइमार्स ने पूर्वी यूक्रेन में बड़ी भूमिका निभाई। जेलेंस्की की फौज हाइमार्स की मदद से ही खार्किव समेत कई दूसरे शहरों से रूसी सैनिकों को खदेड़ पाई थी। इधर जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या करने वाला आतंकी इमरान बशीर मारा गया। एक दिन पहले इस आतंकी ने 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला किया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। और उसके अगले दिन जब पुलिस उसे एक मुठभेड़ में अपने साथ लेकर गई तब वो मारा गया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल को शोपियां के ही एक इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद आतंकी इमरान बशीर को वहां अपने साथ ले जाया गया, जहां आतंकियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बताया गया कि आतंकी इमरान को एक दूसरे आतंकी की गोली लगी। उधर रूस से धमकी और वहां से अपने यहां घुसते शरणार्थियों से छुटकारा पाने के लिए फिनलैंड ने बॉर्डर पर बाड़बंदी करने का मन बना लिया। नेटो से जुड़ने की अर्जी देकर फिनलैंड वैसे ही पुतिन की दुश्मनी मोल ले चुका है और उस पर रूस के शरणार्थी उसके जी का जंजाल बन गए हैं। इसीलिए रूस से लगने वाली सीमा पर बाड़ लगाकर फिनलैंड पुतिन के हमलों और उनके शरणार्थियों दोनों से बचने की कोशिश में है। फिनलैंड काफी वक्त से बॉर्डर पर फेंसिंग करने की कोशिश में है, ताकि नेटो में शामिल होने से पहले ही अगर रूस उस पर धावा बोल दे तो उसकी कुछ तो तैयारी हो। फिनलैंड का रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ऊपर से फिनलैंड वो देश है जिसका रूस से कई युद्ध लड़ने का इतिहास रहा है और आज की तारीख में तो फिनलैंड पुतिन की हिट लिस्ट में है। फिर जब से पुतिन ने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने और सैनिक भेजने का ऐलान किया है, तभी से वहां से कई लोग पड़ोसी देश फिनलैंड भाग चुके हैं। ऐसे में फिनलैंड में रूस के लोगों के लिए बॉर्डर बंद करने की मांग उठने लगी है। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई। आरोप है कि वहां एक महिला का गैंगरेप किया गया और फिर सभी आरोपी उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी गाजियाबाद पुलिस ने कर लिया है। बताया गया कि महिला बर्थडे पार्टी से घर लौट रही थी, तभी उसे कुछ दरिंदों ने गाड़ी में खींच लिया और फिर उसका गैंगरेप किया। इस बीच रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके जवान जेलेंस्की के सैनिकों पर गोलियां बरसाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक जंगल में छिपकर वार कर रहे थे, जिन्हें मजा चखाने के लिए रूस के कुछ सैनिक हाथों में बंदूक लेकर उन पर टूट पड़े। वहां से आए वीडियो में एक जवान आगे जाकर पोजीशन लेता दिखा, फिर उसके इशारे पर दूसरा सैनिक बढ़ा और उसने झाड़ियों के पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इस दौरान यूक्रेन की तरफ से भी गोलीबारी की गई,
लेकिन उसके सैनिकों ने जेलेंस्की के 6 जवानों को ढेर कर दिया। इधर राजस्थान के अलवर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक दंपति ने अपने परिवार वालों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि घर वालों ने उनके घर में रखी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें तोड़ दी, जिसके बाद उन्होंने बजरंग दल के लोगों से मदद मांगी। मारते पीटते हैं और कहते हैं कि ईसा मसीह पूजो। आरोप है कि परिवार वाले जबरन उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करते हुए उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाता दिखाई दिया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो अपनी गाड़ी से लोगों को रौंदने की कोशिश करता नजर आया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते दिखाई दिए, लेकिन तभी एक गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती दिखी, जबकि एक महिला उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती नजर आई, पर वो नहीं माना और उस पर गाड़ी चढ़ाने लगा, जिसके बाद महिला सामने से हट गई। लेकिन इसके बाद उसने दोबारा गाड़ी को पीछे कर महिला को रौंदने की कोशिश की, पर जब वो एक बार में अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो उसने दूसरी बार और रफ्तार से गाड़ी को रिवर्स में लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद, तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िए ने मुझे ही क्यों काटा है? हो सकता है कि वो भेड़िया एक्चुअली तुम्हें मारना चाहता हो। सेब समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। हाथी के पोटी में से किसी इंसान के हड्डी के अंश मिले। कल रात को क्या खाया था? प्रकाश के साथ खाना खाया था। हाँ, खाना खाया था। जंगल में कांड हो गया। मस्की क्या छुपा रहे तुमसे? मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। जिसका डर था ना वो शुरू हो गया। खरसोन में हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि नौबत तो यहां तक आ गई है कि रूस ने वहां से लोगों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। मतलब रूस ने जिस खरसोन में रेफरेंडम कराकर उसे अपना हिस्सा घोषित कर दिया था, वहीं रूस लोगों का बोरिया बिस्तर बनवाने को है। और जब यूक्रेन में रूस की जंग का जिम्मा संभाल रहा कमांडर ही ऐसा हाल बता रहा हो, तो फिर तो खरसोन में रूस का भगवान ही मालिक है। सबसे अहम बात यह कि खरसोन यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस ने जंग की शुरुआत में ही सबसे पहले अपना झंडा गाड़ा था। इस वजह से वहीं पर रूस की सेना की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत थी। लेकिन उसी खरसोन में यूक्रेन की सेना ने रूस को नाको चने चबा दिए हैं। और यूक्रेन के धड़ाधड़ हमलों से बचने के लिए पुतिन की फौज मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गई है। पुतिन ने अपने जिस नए सिपहसालार को यूक्रेन में उनकी जंग की कमान सौंपी है, वो जनरल सर्गेई सुरोविकिन ही खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि खरसोन की लड़ाई आसान नहीं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन खरसोन शहर पर अंधाधुंध हाईमार्स रॉकेट बरसा रहा है। हाईमार्स भारी भरकम ट्रक पर फिट ऐसा चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर है जो बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है। इसलिए रूस के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि दुश्मन रूस की सेना के ठिकानों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। खरसोन में नागरिकों और रूस के सैनिकों दोनों के लिए हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन रूस की सेना खरसोन के लोगों को वहां से बिल्कुल सुरक्षित निकाल लेगी। मगर रूस के कमांडर ने जो कहा उसे खरसोन में ही रूस के गवर्नर और अधिकारी अपनी आंखों से देख रहे हैं और सीधे सीधे झेल रहे हैं। उनका तो कहना है कि खरसोन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अब रोके से भी नहीं रुकने वाला। खरसोन में रूस के तैनात किए एक अधिकारी ने लोगों को बिल्कुल साफ साफ चिताया है कि यूक्रेन की सेना बहुत जल्द वहां जबरदस्त वार करने वाली है। उन्होंने कहा कि प्लीज मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, मैं खरसोन शहर से जल्द निकलने को कह रहा हूं। और खरसोन में रूस के गवर्नर ने तो बड़े हमले के खतरे को देखते हुए खरसोन से यूक्रेन के नागरिकों को रूस भेजने का फैसला तक कर लिया, ताकि आम नागरिकों को यूक्रेन के हमलों से बचाया जा सके। खरसोन में रूस के गवर्नर ने कहा कि प्रशासन अगले 6 दिन में वहां से 50 से 60 हजार लोगों को निकालने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए रूस के कुछ इलाकों में यूक्रेन के इन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया जा रहा है। यहाँ तक की खबर है कि खरसोन में अगले 7 दिन तक लोगों के घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। रूस के दावों में दम इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन ने खरसोन में होने वाली हर हलचल पर न्यूज ब्लैकआउट लगा दिया है। मतलब कि खरसोन में क्या हो रहा है उसकी एक भी खबर छापी नहीं जा रही।
कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो खैरसॉन में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। और खैरसॉन में कुछ बड़ा तभी होगा जब यूक्रेन उसे पुतिन की मुट्ठी में से पूरी तरह आजाद करा लेंगे। खैरसॉन प्रांत से यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो होकर गुजरती है, जो कि इस प्रांत को 2 हिस्सों में बांटती है। यूक्रेन की फौज उस नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में वो रूस की सेना को 20 से 30 किलोमीटर पीछे खदेड़ भी चुकी है। नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर दक्षिण में ही खैरसॉन प्रांत की राजधानी खैरसॉन शहर है, जहां अब भी रूस का ही कब्जा है। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन से खैरसॉन शहर अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर खैरसॉन रूस के पंजे से निकला तो पुतिन की जान हलक में आ जाएगी, क्योंकि खैरसॉन से ही क्राइमिया तक जाने का जमीन का इकलौता रास्ता है। और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें पुतिन की जान बसती है। रूस ने 2014 में ही क्राइमिया को यूक्रेन से हथिया लिया था। ऐसे में खैरसॉन के छूटते ही क्राइमिया में पुतिन का सिंहासन डोलने लगेगा। उधर ईरान के आत्मघाती ड्रोन से घबराए नेटो देश यूक्रेन को उसकी काट देने की तैयारी में है, क्योंकि जंग के मैदान में ईरान से रूस को मिले शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन में जो तबाही मचा रहे हैं, उसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और अब ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन से निपटने के लिए नेटो ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम देने की ठान ली, ताकि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मार से यूक्रेन को बचाया जा सके और रूस के हमलों का असर कम होता चला जाए। ये वही ड्रोन हैं जिन्होंने बीते हफ्ते यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई थी। वो ड्रोन जिन पर यूक्रेन ने एक ही दिन में अपने 8 नागरिकों की मौत का ठीकरा फोड़ा। वही शाहिद 136 जिन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में रिहायशी इलाकों से लेकर कई सरकारी इमारतों को भी खंडहर में तब्दील कर दिया। और यही कारण रहा कि कीव की तस्वीर बदलने वाले ईरान के आत्मघाती ड्रोन को मात देने के लिए नेटो देश आगे आए और ऐसा प्लान तैयार किया कि आने वाले दिनों में होने वाला रूस का हर वार खाली जाए। और वो प्लान ये है कि नेटो की तरफ से बहुत ही जल्द रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम की डिलीवरी की जाएगी, ताकि हफ्ते भर में यूक्रेन के 1/3 पावर स्टेशनों को तबाह करने वाले शाहिद 136 को नेस्तनाबूद किया जा सके। नेटो के मुताबिक यूक्रेन में ईरान के ये ड्रोन जो तबाही मचा रहे हैं, ऐसे में नेटो देशों को अब आगे आना ही होगा, ताकि एंटी ड्रोन सिस्टम को जल्द से जल्द यूक्रेन को सौंपा जा सके और पुतिन के सैनिकों के सामने बौनी पड़ रही जेलेंस्की की सेना की ताकत बढ़ सके। हालांकि नेटो यूक्रेन को कितने एंटी ड्रोन सिस्टम देगा ये नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर है कि ये सिस्टम जितनी जल्दी जेलेंस्की की फौज को मिलेगा, उतना कम नुकसान यूक्रेन को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि रूस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। रोजाना यूक्रेन के किसी न किसी इलाके में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जमकर तबाही मचा रहे हैं। इन ड्रोन की खास बात यह है कि शायद 136 अपने टारगेट को मिटाने के बाद खुद का खात्मा भी कर लेते हैं। वैसे ईरान की तरफ से कभी यह नहीं माना गया कि उसने रूस को अपने आत्मघाती ड्रोन भेजे हैं, बल्कि ईरान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि वो जंग में उतरे किसी भी देश को हथियार देने के मूड में नहीं है, क्योंकि ईरान का मानना यह है कि किसी भी देश की सैन्य मदद का मतलब है जंग का लंबा खिंचना, जो ईरान नहीं चाहता। लेकिन अमेरिका की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि ईरान ने रूस को शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई की, बल्कि यूक्रेन ने ईरान से रूस को मिले आत्मघाती ड्रोन की संख्या पर दावा ठोक दिया और यह बताया कि शाहिद 136 की पहली खेप के तौर पर ईरान ने रूस को हजारों ड्रोन भेजे। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस को ईरान से 1750 शाहिद 136 ड्रोन मिले, जिसके बाद रूस ने और आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर ईरान को दिया, क्योंकि ये ड्रोन बाकी ड्रोन की तुलना में सस्ते हैं। एक ड्रोन की कीमत $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 16 लाख रुपए बताई गई। लेकिन जंग में ईरान के इन्हीं आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेन के छक्के भी छुड़ा रखे हैं, जिनके खिलाफ अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया और ये चेतावनी दे डाली कि अगर ईरान ने इसी तरह रूस की मदद करना जारी रखा तो वो ईरान पर किसी भी तरह के बैन लगाने से नहीं चूकेगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन के खैरसॉन में उसकी सेना के हाथों बुरी तरह पिटने में लगे रूस को अब खुद पर बड़ा हमला होने की आशंका सता रही। खैरसॉन में रूस के नियुक्त किए गवर्नर ने बिल्कुल सीधी चेतावनी दी है कि यूक्रेन अपनी सेना जुटा रहा है और जल्द खैरसॉन पर बहुत बड़ा हमला करेगा। इस वजह से रूस ने वहां मार्शल लॉ लगा दिया है। यूक्रेन में पुतिन की सेना के नए नवेले कमांडर ने भी माना है कि खैरसॉन। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने रूस के बॉमर को खदेड़ दिया है। खबर है कि रूस के Tu-95 को अमेरिकी एयरफोर्स ने हवा में ही रोक दिया। रूस और नेटो के 14 देश न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं और खबर आई कि इसी दौरान रूस के बॉमर का सामना अमेरिका के लड़ाकू विमानों से हो गया। अमेरिका ने दावा किया कि रूस के बॉमर उड़ते उड़ते अमेरिकी सीमा के नजदीक पहुंच गए थे और इसी वजह से उन्हें खदेड़ना पड़ा।
रूस और नेटो इस समय न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका के रैप्टर F-22 और F-16 विमानों ने ब्रिटेन के ऊपर नॉर्थ सी में उड़ान भरी थी और रूस के Tu-95 ने प्रशांत महासागर पर। लेकिन अमेरिका रूस की ड्रिल की टाइमिंग से परेशान है। दोनों देशों के बीच रिश्ते वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रही सही कसर न्यूक्लियर ड्रिल ने पूरी कर दी है, क्योंकि नेटो और रूस दोनों ने एक साथ परमाणु अभ्यास शुरू कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। क्योंकि नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल हो या रूस की, दोनों ने ही बारूद का एक ऐसा ढेर खड़ा कर दिया है जिसमें एक छोटी सी चिंगारी आग लगा सकती है। परमाणु ड्रिल को परमाणु जंग का ट्रेलर तक कहा जाने लगा। ये डर तब और बढ़ गया जब खबर आई कि आसमान में रूस के बॉमर और अमेरिका के लड़ाकू विमानों की भिड़ंत हो गई और अमेरिका के F-16 ने रूस के Tu-95 को खदेड़ दिया। क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि रूस के बॉमर उड़ते उड़ते अमेरिकी सीमा के नजदीक पहुंच गए थे और अलास्का के नजदीक उड़ रहे थे। करीब 2 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फर्क बस इतना था कि तब F-16 ने नहीं, रैप्टर F-22 ने रूस के विमानों को खदेड़ा था। और खबर है कि एक बार फिर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने रूस के बॉमर के साथ वही किया, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया कि रूस के 2 Tu-95 उड़ते उड़ते अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए थे, जिसके बारे में पता चलते ही अमेरिका के F-16 विमान वहां पहुंचे और उन्होंने रूस के Tu-95 बॉमर को खदेड़ दिया। ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन वो हवाई क्षेत्र होता है जिस पर कोई देश अपना हक जताता है और वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है। और कहा जाता है कि अमेरिका के अलास्का में ऐसा हाईटेक सिस्टम लगा है जो 24 घंटे अलर्ट रहता है और नजर रखता है कि कौन सा विमान आ रहा है, कौन सा जा रहा है। वैसे रूस की ओर से जानकारी दी गई थी कि उसके 2 Tu-95 बॉमर ने 12 घंटे तक प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरी है, जिनमें MiG-31 के जरिए हवा में ही ईंधन भरा गया। यही नहीं, रूस ने उसके विमानों के अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसने का आरोप भी खारिज कर दिया और दावा किया कि उसके विमान अपने इलाके में उड़ रहे थे। लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस ने जानबूझकर ऐसी हरकत की, जिसकी वजह से दोनों देशों की टेंशन और बढ़ गई। क्योंकि वैसे ही न्यूक्लियर ड्रिल की वजह से अमेरिका और रूस के बीच टेंशन हाई है। एक तरफ अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी B-52 बॉमर से अपना दम दिखा रहे हैं। इसके अलावा नेटो के 14 देशों के लड़ाकू विमान भी ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं और जानकार बताते हैं कि ये सभी लड़ाकू विमान परमाणु हमला करने का दम रखते हैं। रही बात B-52 बॉमर की, तो उसका तो नाम सुनते ही दुश्मन थर-थर कांपने लगता है, क्योंकि जिस B-29 बॉमर को अपग्रेड कर B-52 बनाया गया है, उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। और अब तो B-52 बॉमर ज्यादा खतरनाक हो चुका है। उसका रेडार सिस्टम हो या हथियारों को ले जाने की क्षमता, दोनों अपग्रेड की जा चुकी है। वैसे न्यूक्लियर ड्रिल के शुरुआती दिनों में अमेरिकी बॉमर ने उड़ान नहीं भरी है, लेकिन एक दिन पहले रैप्टर F-22 और F-16 नॉर्थ सी के ऊपर गरजे थे। इसके अलावा USS जॉर्ज H.W. बुश भी ड्रिल का हिस्सा बना था और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से विमानों ने उड़ान भरी थी, जिसके थोड़ी ही देर बाद खबर आई कि रूस ने भी Tu-95 से ड्रिल शुरू कर दी। कहते हैं कि परमाणु मिसाइलों की बारिश करने वाले इस बॉमर का नाम सुनते ही अमेरिका की नींद उड़ गई थी और उसने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद उसने दावा किया कि रूस के 2 Tu-95 उसके इलाके में घुस गए थे। रूस पर यह आरोप लगते ही दुनिया अलर्ट हो गई और परमाणु जंग की आहट से डरे देशों के कान खड़े हो गए, क्योंकि दुनिया जानती है कि पुतिन जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं, वो किसी से नहीं डरते। यानी अगर सच में उनके 2 Tu-95 उड़ते उड़ते अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में पहुंच गए थे, हालांकि रूस अमेरिका के आरोप को मान नहीं रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर ड्रिल के नाम पर अलास्का की हवाई सीमा में घुसना एक प्लान था, जिसके जरिए पुतिन अमेरिका को बताना चाहते थे कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाता दिखाई दिया, जिसका वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो अपनी गाड़ी से लोगों को रौंदने की कोशिश करता नजर आया। सामने आए वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते दिखाई दिए, लेकिन तभी एक गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती दिखी, जबकि एक महिला उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती नजर आई, पर वो नहीं माना और उस पर गाड़ी चढ़ाने लगा, जिसके बाद महिला सामने से हट गई। लेकिन इसके बाद उसने दोबारा गाड़ी को पीछे कर महिला को रौंदने की कोशिश की, पर जब वो एक बार में अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो उसने दूसरी बार और रफ्तार से गाड़ी को रिवर्स में लिया। हालांकि इस बार भी वो महिला बाल बाल बच गई, लेकिन उसका पति घायल हो गया। बताया गया कि पार्किंग को लेकर हुए विवाद से गुस्साए आदमी ने महिला और उसके पति को कुचलने की कोशिश की। उधर गुजरात के गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर पिनाका का डंका बज रहा है। दावा किया गया कि कई देशों ने इसकी बड़ी खेप खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिनमें आर्मेनिया तो इसकी ताकत का ऐसा दीवाना हुआ कि उसने जल्द से जल्द इन्हें पहुंचाने की गुजारिश की। पिनाका बनाने वाली कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज के मुताबिक आर्मेनिया इसके तीनों वेरिएंट खरीदना चाहता है। जानकारी के मुताबिक उसने 375 रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर दिया है,
जिनकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। कंपनी का दावा है कि वो इस ऑर्डर को अगले 2 साल में पूरा कर लेगी। इसके अलावा खबर है कि इंडोनेशिया और नाइजीरिया भी पिनाका खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में सोलर इंडस्ट्रीज और डीआरडीओ ने मिलकर पिनाका की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है, जिसके बाद दुनिया के बड़े बड़े देशों में इसकी डिमांड बढ़ गई है। असल में पिनाका एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर है जो 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दौड़ सकता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 अलग अलग रॉकेट की रेंज 40 से 120 किलोमीटर के बीच है, जो 5770 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करते हैं, यानी 1 सेकंड में ये 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकते हैं। वहीं डीआरडीओ ने इसकी ताकत में इजाफा करने के लिए इसमें क्लस्टर बम और बारूदी सुरंग नष्ट करने वाले हथियार भी लगाए हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका के पेट्रोलियम के रिजर्व खजाने से निकालकर पेट्रोल को बाजार में उतारने का फैसला हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति की कोशिश किसी भी कीमत पर वहां पेट्रोल की कीमतों को कम करने की है, ताकि 8 नवंबर को होने वाले मिड टर्म चुनाव में उनकी पार्टी को लोगों की नाराजगी न झेलनी पड़े। क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हुई है। पुतिन केवल यूक्रेन पर मिसाइल ही नहीं बरसा रहा है, बल्कि महंगे पेट्रोल के जरिए बाइडेन की नींद भी उड़ा रहे हैं। किसी भी कीमत पर बाइडेन अमेरिका के लोगों को सस्ता पेट्रोल देना चाहते हैं। चुनाव में 20 दिन बाकी हैं। 9 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे। उन चुनावों में तय होगा कि बाइडेन बचे हुए कार्यकाल में महज एक स्टाम्प बने रहेंगे या फिर एक ताकतवर राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए अमेरिका के पेट्रोलियम रिजर्व से तेल निकालकर बाजार में छोड़ा जा रहा है। किसी भी देश की सरकार पेट्रोलियम का एक भारी भरकम खजाना इसलिए रखती है ताकि जंग जैसे हालात में देश की मदद हो सके, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो उससे निपटा जा सके। लेकिन बाइडेन तो चुनाव जीतने के लिए देश का खजाना लुटाने में लगे हैं। इस बार 10 से 15 मिलियन बैरल यानी 1 से 1.5 करोड़ बैरल तेल बाजार में छोड़े जाने की खबर है। पहले भी बाइडेन इस रिजर्व से तेल मार्केट में छोड़ चुके हैं, जिसकी मदद से उनकी कोशिश ये है कि बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों को कम किया जा सके। अगर कीमतें बढ़ने पर मार्केट में सप्लाई को बढ़ाया जाए तो कीमतें कम हो सकती हैं। इसीलिए बाइडेन को उम्मीद है कि वो अमेरिका के लोगों को तेल की बढ़ती कीमतों से कुछ राहत दे सकते हैं। लेकिन राहत देने के चक्कर में वो अमेरिका का रिजर्व भंडार खाली कर रहे हैं। खबर है कि पिछले 40 साल में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें पूरा योगदान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ही माना जा रहा है। बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तब अमेरिका के पास इस रिजर्व में 64 करोड़ बैरल तेल था, लेकिन अब यह रिजर्व इससे काफी कम हो चुका है। दावा है कि रिजर्व में केवल 45 करोड़ बैरल तेल बचा है। इसीलिए बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बाइडेन की कोशिश यह है कि लोगों पर महंगाई का बोझ ना बढ़े। कम से कम चुनाव तक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके, ताकि लोग वोट डालते वक्त उन पर गुस्सा ना निकालें। माना तो यह जा रहा है कि अभी पेट्रोलियम रिजर्व से जो तेल निकाला जाएगा वो आखिरी नहीं होगा। अलग अलग चरणों में कुल 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में निकालने का फैसला हुआ है, जिसकी मदद से वहां पेट्रोल की कीमतों को काबू में करने का प्लान बनाया गया है। बाइडेन की कोशिश है कि अमेरिका में चुनाव तक पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन से नीचे रखी जाए। वहां पेट्रोल को लीटर के बजाय गैलन में बेचा जाता है और 1 गैलन 3.79 लीटर के बराबर होता है। मोटे तौर पर 3.25 लीटर के बराबर 1 गैलन। अमेरिका में सोमवार को अलग अलग राज्यों में 1 गैलन पेट्रोल की औसत कीमत थी $3.88 और इस कीमत को अगर लीटर में बदल दें तो $1.02 खर्च करने पर 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था। रुपए में वहां पेट्रोल की औसत कीमत हुई ₹84.71। इस कीमत पर अमेरिका के लोगों को 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि पिछले हफ्ते इसी तरह वहां पेट्रोल की औसत कीमत ₹85.54 बनी हुई थी। बाइडेन के फैसले के बाद कीमतें कुछ कम हुई। अब बाइडेन ने लक्ष्य तय किया है कि पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन से ज्यादा ना पहुंचे। उनके इस लक्ष्य को अगर रुपए और लीटर में बदल दें तो मतलब यह कि हुआ कि ₹87.20 प्रति लीटर से महंगा पेट्रोल न होने दिया जाए। लेकिन यह बात बाइडेन भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। सरकार का पेट्रोलियम रिजर्व पूरी तरह खाली नहीं किया जा सकता। हर हफ्ते या हर 3 दिन बाद खजाने से तेल निकाला भी नहीं जा सकता। इसीलिए उनकी कोशिश है कि मिड टर्म चुनाव होने तक हालात को संभाला जाए। चुनाव खत्म होने के बाद चुनौतियों को नए नजरिए से देखा जाएगा। बाइडेन की मुश्किल इसलिए खड़ी हुई क्योंकि सऊदी अरब ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। ओपेक प्लस देशों की बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला हुआ था। पिछले हफ्ते हुए इस फैसले ने बाइडेन के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। कच्चे तेल का उत्पादन कम होने का सीधा असर बाजार पर होना तय है। धीरे धीरे इस फैसले का असर दिख भी रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, लेकिन पुतिन के लिए ये हालात बेहद फायदेमंद हैं,
क्योंकि रूस और सऊदी अरब तेल बेचने वाले देशों में है और तेल की कीमतें जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों को उतना ही फायदा भी होगा। इसीलिए बाइडेन आरोप लगा रहे हैं कि सऊदी अरब रूस की मदद कर रहा है और रूस कच्चे तेल से जंग का खर्च निकाल रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिली थी। माना जा रहा था कि दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका कीमतों में गिरावट की वजह बनी। 1 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $85 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि ये कीमत कम नहीं है, लेकिन जंग के बाद जिस तरह की आग तेल की कीमतों में लगी थी उसके मुकाबले ये कीमत काफी कम है। जंग शुरू होने के बाद लंबे वक्त तक कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के करीब बना रहा था, लेकिन ओपेक प्लस देशों की बैठक के बाद से कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़नी शुरू हो गई। एक बार फिर कच्चा तेल $90 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी दुनिया भर में बढ़ रही हैं। हालांकि अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का असर अभी और दिखाई दे सकता है। मतलब यह कि कीमतें अभी और ऊपर जा सकती हैं। इधर चीन पाकिस्तानी आतंकी शाहिद महमूद की ढाल बनकर खड़ा हो गया। भारत और अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया, लेकिन चीन ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने से बचा लिया। ये चौथी बार है जब भारत और अमेरिका के प्रस्ताव के आड़े चीन आ गया। शाहिद महमूद 26/11 हमले के आतंकी साजिद मीर का करीबी है और साजिद को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने ही बचाया था। उधर अमेरिका की सेना की ताकत का एक सर्वे हुआ जिसके हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। बताया गया कि अमेरिका की सेना इस वक्त कमजोर है और अगर एक साथ 2 लड़ाई लड़ने की नौबत आई तो अमेरिका घुटने टेक देगा। यानी अगर चीन और रूस दोनों ने अमेरिका से जंग छेड़ दी तो सुपर पावर होने का वहम खत्म हो जाएगा। अमेरिका की सेना पर आई ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है। साफ कहा गया है कि अमेरिका की सेना इस वक्त कमजोर है। ऊपर से ये रिपोर्ट तब आई जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी दिख रही है। हर दिन कोई ना कोई देश दुनिया को परमाणु जंग से डरा रहा है। यूक्रेन में बवाल मचा है और आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं। अमेरिका को रूस से सीधी धमकियां मिल रही हैं। सभी नेटो देश अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। रूस से डरे पूरे यूरोप को अमेरिका से ही आस है, जबकि चीन तो अमेरिका को समंदर से लेकर आसमान तक आंख दिखा रहा है। यहाँ तक कि ये रिपोर्ट जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि रिपोर्ट अमेरिका को आईना दिखाने वाली है, क्योंकि इसमें दावा किया गया है कि अमेरिका की फौज जंग लड़ने की हालत में नहीं है। अमेरिकी फौज इस वक्त कमजोर है। ये रिपोर्ट अमेरिका की ही एक संस्था ने तैयार की है जिसका नाम है द कंजर्वेटिव हेरिटेज फाउंडेशन। हर साल अमेरिका की सेना की ताकत को आंकने के लिए रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें अमेरिका की फौज के अलग अलग महकमों का दम परखा जाता है। 5 तरह की रैंकिंग होती है जिनमें कोई एक रैंक हर विभाग को दी जाती है। ये 5 रैंक होती हैं बेहद कमजोर, कमजोर, सामान्य, ताकतवर और बहुत ताकतवर। इसमें अमेरिका की सेना यानी जमीन पर लड़ने वाली थल सेना को सामान्य आंका गया है, लेकिन अमेरिका की नौसेना को कमजोर कहा गया है। कमजोर का मतलब यह कि अमेरिका की नौसेना को किसी भी देश के लिए धूल चटाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की वायुसेना को बेहद कमजोर माना गया है। यह सबसे खराब रैंक है। अमेरिका के मरीन कोर को मजबूत माना गया है। अंतरिक्ष में अमेरिका की स्पेस एजेंसी का दुनिया लोहा मानती रही, लेकिन अंतरिक्ष में भी उसकी ताकत को कमजोर आंका गया। लेकिन परमाणु ताकत के मामले में अमेरिका को ताकतवर माना गया और अलग अलग विभागों की इस रैंकिंग के आधार पर अमेरिका की पूरी फौज को कमजोर माना गया है। जबकि अमेरिका ऐसा मुल्क है जो हथियार बनाने और बेचने वाले सबसे बड़े मुल्कों में है। दुनिया भर में सेनाओं को ताकतवर बनाने का दावा करने वाला अमेरिका खुद ही कमजोर है। इसीलिए यह रिपोर्ट अमेरिका को भी चुभने वाली है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन इस मसले पर बिल्कुल चुप है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उनकी फौज दुनिया में सबसे दमदार है। अमेरिका की कमजोरी समझना भी मुश्किल नहीं है। अगर उसने इस रिपोर्ट को सही मान लिया तो यूरोप भी अमेरिका का साथ छोड़ देगा, खासतौर पर तब जब पुतिन भी अमेरिका को धमका चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पुतिन ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि 30 सेकंड में यानी आधे मिनट में वो अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए इतनी अहम मानी जा रही है। ऊपर से ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब अमेरिका में मिड टर्म चुनावों का शोर मचा हुआ है। बाइडेन के सारे विरोधी उन्हें घेरने का मौका ढूंढने में लगे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट अमेरिका में बाइडेन को भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के कुछ अधिकारी इस रिपोर्ट के केवल एक पहलू की बात कर रहे हैं, वो है अमेरिका की परमाणु ताकत। इस रिपोर्ट में परमाणु ताकत के आधार पर अमेरिका को ताकतवर मुल्क बताया गया है। यानी अमेरिका लोगों को ये बताने में जुटा है कि परमाणु बमों के दम पर वो अपने देश को सुरक्षा दिलाने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका की ये कोशिश आग में घी डालने का काम करने वाली हो सकती है, खासतौर पर तब जब पुतिन यूक्रेन में परमाणु बमों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। यानी एक तरफ पुतिन यूक्रेन की जंग में सब कुछ झोंकने पर तुले हैं, दूसरी तरफ बाइडेन चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने पर तुले हैं। इधर पुलिस कस्टडी से फरार हुए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू को गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक टीनू को दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के अजमेर से पकड़ा।
जो कुछ रोज पहले मानसा के CIA के इंचार्ज प्रीतपाल की कस्टडी से फरार हो गया था, लेकिन अब उसे अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से पुलिस ने 5 ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद किए। पुलिस के मुताबिक वो दक्षिण अफ्रीका भागने की फिराक में था। उधर ताइवान के साथ जारी तनातनी के बीच चीन से जुड़ी एक ऐसी खबर आई जिससे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। खबर है कि ब्रिटेन की सेना से रिटायर हो चुके पायलट चीन की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब ये कि अपने घातक लड़ाकू विमानों से ताइवान को डरा रहा चीन अब उसके मददगारों का भी तोड़ निकालने में जुट गया। पिछले 2 महीने से उसके लड़ाकू विमानों ने ताइवान के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो वो कभी भी बम बरसा देंगे। लेकिन खबर है कि हर बार ताइवान ने अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों और AH-64E अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टरों की मदद से उन्हें अपनी सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ दिया। और चीन भी अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका और पश्चिमी देश अपने दूसरे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी उसकी मदद के लिए जरूर भेजेंगे। इसीलिए शी जिनपिंग ने पहले ही अपनी वायुसेना को इनसे निपटने के लिए तैयार करने का प्लान बना लिया था, जिसके तहत उन्होंने ब्रिटेन की सेना से रिटायर हुए पायलटों की भर्ती शुरू कर दी। और खबर है कि ये पायलट चीन के सैनिकों को पश्चिमी देशों के वॉर प्लेन और लड़ाकू विमानों की बारीकियां सिखाने में जुटे हैं, ताकि ताइवान के खिलाफ जंग छिड़ने पर उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सके। खबर है कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के करीब 30 पूर्व पायलट चीन में मौजूद हैं। और चीन ने इस प्लान पर 3 साल पहले यानी कि 2019 में ही अमल करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत उसने पायलटों को 2,40,000 पाउंड मतलब भारतीय रुपयों में 2 करोड़ से ज्यादा सालाना वेतन का लालच दिया। दावा है कि उन पायलटों से भी संपर्क किया गया जो अमेरिका के सबसे आधुनिक माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट उड़ा चुके थे, जिसका पर्दाफाश होने पर ब्रिटेन में खलबली मच गई और आनन फानन में वहां की सरकार ने चीन की सेना को ट्रेनिंग दे रहे अपने पूर्व पायलटों के लिए चेतावनी जारी कर दी। क्योंकि शी की इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ऐसे वक्त में हुआ जब चीन ने पिछले 2 महीनों में ताइवान की घेरेबंदी कर हर तरफ से मिसाइलें दागी थी, जिनमें कई तो ताइवान की हवाई सीमा से भी गुजरी थी। और अब तो अमेरिका ये आशंका जता चुका है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। खुद शी जिनपिंग भी साफ कर चुके हैं कि ताइवान पर कब्जे के लिए वो अपनी सेना को वहां उतारने से नहीं हिचकेंगे। यानी जंग भले ही न छिड़ी हो, लेकिन चीन अपने विरोधियों पर दबाव बढ़ाने का कोई पैंतरा आजमाने से नहीं चूक रहा। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमान भी उसकी सेना का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। इस बीच खबर है कि अमेरिका की परमाणु लैब में काम करने वाले कई वैज्ञानिक चीन पहुंच गए हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए उसने उन्हें मोटी रकम का ऑफर दिया था। इससे पहले पता चला था कि चीन ने ब्रिटेन के पायलटों को भी यही लालच दिया था, उन्हें अपने लिए काम करने पर राजी कर लिया था। और अब खबर है कि अमेरिकी वैज्ञानिक चीन के लिए खतरनाक हथियार बनाएंगे, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। मुमकिन है कि ताइवान हथियाने के चक्कर में पड़ा चीन इन मिसाइलों को अमेरिका पर दाग भी डाले। मतलब अमेरिकी वैज्ञानिक जो हथियार बनाएंगे उनका शिकार खुद अमेरिका होगा, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका की परमाणु लैब में काम करने वाले 162 वैज्ञानिक चीन पहुंचे हैं। खबर है कि चीन ने इन अमेरिकी वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह भी दी है और उनसे अमेरिका की परमाणु तैयारियों की खुफिया जानकारी भी जुटाई है। मतलब पैसों के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक अमेरिका को धोखा दे रहे हैं और वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जो अमेरिका पर दागे जा सकते हैं। मतलब चीन ने जो ब्रिटेन के साथ किया वही अमेरिका के साथ कर रहा है और इसीलिए उसने अमेरिका की लॉस एलमस नेशनल लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों को अपने यहां बुला लिया। परेशानी की बात यह है कि अमेरिका की यह लैब जानी ही जाती है न्यूक्लियर प्रयोगों के लिए। मतलब चीन ने एक ऐसा दांव खेला है जो चुटकी बजाते ही अमेरिका के सीक्रेट परमाणु प्लान की पोल खोल देगा। यही नहीं, खबर है कि अमेरिकी कंपनियां चोरी छिपे चीन को खतरनाक मिसाइलों की तकनीक भी बेच रही हैं, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों में है। मतलब अमेरिका को परेशान करने के लिए चीन पानी की तरफ पैसे बहा रहा है। उसका टारगेट है अमेरिका को कमजोर करना और उसकी कमर तोड़ देना, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों और तकनीक के दम पर अमेरिका उछलता है, चीन उसे ही बर्बाद करने पर उतारू है। इधर दिवाली से पहले महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक नया रूप सामने आया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन का यह सब वेरिएंट BQ.1 दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है, जिससे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। एक केस अभी पूना में मिला है BQ.1, इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मुंबई में तो BMC ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मास्क लगाने और दूसरे कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तुलना हिटलर से कर दी गई। मिड टर्म चुनाव का सामना कर रहे बाइडेन पर यह बड़ा हमला अमेरिका की पहली हिंदू सांसद ने किया।
जिन्होंने पिछले हफ्ते ही बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी थी। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रही तुलसी गबार्ड बाइडेन से बुरी तरह खफा हैं। मिड टर्म चुनाव के दौरान हुई एक सभा में उन्होंने बाइडेन को एक तानाशाही सोच वाला नेता बता दिया। बाइडेन की नाकामियां तो उन्होंने गिनाई ही, उनकी तुलना हिटलर से कर दी। उन्होंने नाजी जर्मनी के नेता हिटलर से उनकी बराबरी का आधार भी बताया। तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि जैसे हिटलर हर आवाज को सेना के दम पर दबाने की कोशिश करते थे, वैसा ही स्वभाव बाइडेन का भी है। यूक्रेन जंग में उनकी नाकामी और अमेरिका को हुए आर्थिक नुकसान की वजह से बाइडेन को तगड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। अमेरिका में 9 नवंबर को मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। इस बीच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉपली चोट लगने की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए प्रैक्टिस मैच में उनको चोट लगी थी, जिसके बाद टॉपली को टीम से बाहर होना पड़ा, जो T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका है। इंग्लैंड अपना पहला मैच शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। उधर अफगानिस्तान के पंशीर में तालिबान के लड़ाकों पर नरसंहार करने का आरोप लगा। खबर है कि तालिबान ने पंशीर घाटी में 27 लोगों को मार डाला, जिसके लिए पहले उन्हें बंदी बनाया गया और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है कि ये नरसंहार तालिबान के लड़ाकों ने NRF यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान किया। खबर के मुताबिक तालिबान ने NRF के लड़ाकों के पंशीर से कदम पीछे खींचने के लिए वहां कई लोगों को बंदी बनाया, जिसके बाद उन पर एक एक कर गोलियां चलाई गईं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और कहा जा रहा है कि तालिबान ने यह नरसंहार करके NRF के लड़ाकों को यह संदेश देने की कोशिश की कि पंशीर घाटी की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भी NRF पंशीर को आजाद कराने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। इसी का नतीजा है कि वहां आए दिन तालिबान और NRF के लड़ाकों के बीच जंग छिड़ी रहती है। पंशीर के शेर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद अब भी तालिबान से दो हाथ करने के हुंकार भर रहे हैं। पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान शासन लौटा, लेकिन तब भी अहमद मसूद ने उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। उन्होंने अपने हजारों लड़ाकों को तालिबान के खिलाफ मैदान में उतार दिया था और पंशीर की घाटी गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। लेकिन इस बार वहां से सामने आई 27 लोगों को छलनी कर देने वाली खबर ने सबको दहला कर रख दिया। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें तालिबान के सामने कई लोग घुटनों पर दिखे। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले सितंबर में तालिबान के लड़ाकों ने कुछ लोगों को बंधक बनाकर उन्हें मार डाला था। और ये सब सिर्फ पंशीर को पाने के लिए किया गया, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान में सत्ता चलाने वाले तालिबान अपने ही देश में पंशीर को छू तक नहीं पाए हैं। पंशीर अफगानिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी दूरी काबुल से बहुत ज्यादा नहीं है। काबुल के उत्तर में पंशीर है और ये एक ऐसी जगह है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है और पंशीर की चोटियों पर NRF के लड़ाके मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि कोई भी खतरा अगर पंशीर की तरफ बढ़ता है तो NRF की नजर उस पर काफी पहले पड़ती है, उसे रोकना आसान हो जाता है। इसीलिए वहां से NRF के लड़ाकों को उखाड़ फेंकने की कोशिश में तालिबान जुटे हैं। इधर जम्मू के सुजमा आतंकी हमले की जांच कर रही NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। NIA के मुताबिक 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में PM की होने वाली रैली को रद्द करवाने के लिए हमले की साजिश रची गई थी, जिसके पीछे जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर था, जिसने रैली में हमले के लिए सीमा पार से आतंकी भेजे थे। लेकिन इससे पहले कि यह साजिश कामयाब हो पाती, सुरक्षा बल ने रैली से 2 दिन पहले ही सुंजवा में 4 आतंकियों को मार गिराया था। आवाजों को सुनसानों तक ले जाने दो, आवाजों को सुनसानों तक ले जाने दो, कुछ पानी रेगिस्तानों तक ले जाने दो। सौगात की एक बात कही मिश्र ने, आंखों के रिश्ते काजल से आगे भी हों, गम के किस्से मुस्कानों तक ले जाने। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौगात की एक बात।